डियर स्टूडेंट्स, ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में आपका फिर से स्वागत है। आज अपना अगला पार्ट, जो कल अपना ठोसों में अपन विद्युतीय गुणधर्म देख रहे थे, उसमें हमने कल 3 भाग पढ़े थे। चालकता यानी कि चालक, कुचालक और अर्धचालक। जैसे मैंने कल आपको याद दिलाया था कि अर्धचालकों में विद्युत चालकता में यहाँ पे इस टॉपिक के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अर्धचालक आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं, इनका एक अलग से ही महत्व होता है। तो आज अपन स्पेशली अपन यूँ मान लो, आज अपन अर्धचालकों की चालकता के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अर्धचालकों के बारे में कल अपन ने थोड़ा बहुत ज्ञान तो ज़रूरी प्राप्त किया होगा कि अर्धचालकों की जो चालकता होती है वो कुचालकों से ज़्यादा और चालकों से कम होती है। बाद में इसका ताप का प्रभाव भी देखा था कि अर्धचालकों में ताप का प्रभाव क्या होता है कि ताप बढ़ाते हैं तो चालकता बढ़ जाती है। ऐसा वैसा हमने कुछ कल पढ़ लिया था, क्रियाविधि पढ़ ली थी, इनके प्रकार, ताप का प्रभाव क्या होते हैं, इनकी कितनी प्रास होती है, ये सब चर्चा अपन कर चुके। आज हम अर्धचालकों में विद्युत चालकता के बारे में बातें करेंगे। जैसे मैं अर्धचालकों के नाम लूँ तो मुख्य रूप से सिलिकॉन और जर्मेनियम, जिनका संकरण sp3 अवस्था में होते हैं। आपको पता है सिलिकॉन और जर्मेनियम, आपको पता है कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है, ये एक ही फैमिली के हैं। तो ये तो अधातु है, ये दोनों सिलिकॉन और जर्मेनियम एक तरह से आपके अर्धचालक हैं। क्या है? एक अर्धचालक हैं। ये ही दो मोस्ट ऑफ अर्धचालक होते हैं जो अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी अर्धचालक की भूमिका निभाते हैं और मतलब कि उनको भी ऑफर करते हैं। लेकिन उनके साथ क्या विभेद होता है वो सभी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का बहुत अधिक महत्व अर्धचालकों के केस में। अब इनका sp3 संकरण क्यों होता है? कार्बन की भांति ये भी चतुर्संयोजी होते हैं, क्योंकि इनके भी भाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जिनके पास 4 इलेक्ट्रॉन और 4 संयोजकता बनाए, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए, तो हम जानते हैं उनका संकरण क्या होगा? sp3 होगा। संकरण क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। ये बात अपन तो बचपन से जानते हैं, हमारे लिए कौन सी नई थोड़ी है। इसका चतुर्संयोजी बंधों से जुड़े होते हैं, जैसे कार्बन होता है, क्योंकि कार्बन की फैमिली से ही है। जैसे कार्बन 4 सहसंयोजी बंध बनाता है, वैसे ही सिलिकॉन और जर्मेनियम भी 4 बंधे बना लेते हैं। हालांकि कार्बन में संकलन प्रवृत्ति जो है वो ज़्यादा होती है, इसलिए इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। पहली बात क्या कह रहे हैं कि अगर ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन एक सहसंयोजी बंध बना लेंगे तो यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ही नहीं होगी, और अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना नहीं है तो चालकता भी नहीं होगी। अब फिर क्या करें कि चालकता उत्पन्न हो जाए? अब चालकता उत्पन्न करने के लिए देखो, जाहिर सी बात है, या तो इनके मध्य अशुद्धियाँ मिला दें, है ना, या फिर इनके अंदर अपन कुछ ताप आप बढ़ा दें ताकि इनके मध्य का बॉन्ड तोड़ दें, या कुछ और मटेरियल मिला दें। XYZ अगर इस कंडीशन में तो ये चालकता देंगे नहीं। अगर चालकता चाहिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो चालकता कम होती है या चालकता नहीं होती। लेकिन अर्धचालक भी 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान देना। नाउ दिस विल बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब जाके आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हुए हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जिनको अपन शुद्ध अर्धचालक, जिनका नाम है नेज अर्धचालक, प्योर सेमीकंडक्टर। अर्धचालक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। आप फिजिक्स के अंदर सेमीकंडक्टर के कुछ डायोड बनाओगे, PNP जंक्शन बनाओगे, NP वगैरह वगैरह कुछ। यहाँ पे एक होता है अशुद्ध अर्धचालक, इम्प्योर सेमीकंडक्टर या डोपिंग। ये डोपिंग का क्या अर्थ होता है? डोपिंग और डोमेन चुंबकीय गुण में आएगा, और डोपिंग जो है वो यहाँ पे ही आ जाता है। अब देखो, शुद्ध अर्धचालक और डोपिंग अर्धचालक, ध्यान देना, ये शुद्ध अर्धचालक है उसी का नाम नेज अर्धचालक है, और जो अशुद्ध अर्धचालक है उसी का नाम डोपिंग अर्धचालक है। यानी कि यूँ मान लो, अपन अशुद्धि मिलाने की चीज़ को हम डोपिंग कहते हैं। डबिंग करना। देखो, शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं, पहले हम प्योर एंड नेज अर्धचालकों की बात करेंगे कि शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं, शुद्ध अर्धचालकों का क्या महत्व होता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। शुद्ध अर्धचालक, देखो, इस प्रकार के पदार्थ का परम शून्य ताप, क्या? इस प्रकार के पदार्थ परम शून्य ताप 0 केल्विन, परम शून्य ताप क्या होता है? 0 केल्विन पर तो पूर्णतः अचालक होते हैं। अगर इनका ताप 0 केल्विन हो तो ये परम ताप कहते हैं इसको अंदर। इसके ऊपर तो ये पूर्णतः अचालक होते, कोई चालकता नहीं देंगे। परंतु ताप में वृद्धि,
देखो मैंने पहले भी कहा है कि आपके कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, कोई एटम हो, कोई तार हो, उसका तापमान बहुत मतलब एक परम ताप है, तो वहाँ पर उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। इट मीन्स वो चालकता प्रदर्शित नहीं करेगा। लेकिन परंतु ताप में वृद्धि से इनके कुछ सहसंयोजी बंध टूट जाएंगे। जैसे हमने कहा कि जैसे सिलिकॉन है, अब सिलिकॉन इस प्रकार से सिलिकॉन की भी एक जाल सी बना लेती है। सिलिकॉन की भी आदत तो है ही कार्बन की तरह, ठीक है। तो ये भी अपने आप को इस प्रकार से चतुर्संयोजी प्रदर्शित करती है। लेकिन जब तक अगर ये परम ताप पर है, 0 केल्विन पर है, तो इनके बॉन्ड ही नहीं टूटेंगे। लेकिन अगर ताप में वृद्धि कर दें और ताप में वृद्धि करने से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, इट मीन्स अपने क्रिस्टल तंत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। और अगर क्रिस्टल तंत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आपकी चालकता प्रदर्शित होती है। देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन ही सब कुछ करवाता है, फ्री बंदा कुछ भी करवा सकता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन ही चालकता का कारण है, मुक्त इलेक्ट्रॉन ही कलर का कारण है, मुक्त इलेक्ट्रॉन ही चुंबकीय गुण का कारण है, सब कुछ ये ही है, ठीक है। तो अब बात समझ में आ रही है कि अगर ये परम शून्य ताप पर है तब तक तो ये अचालक है, लेकिन ताप में वृद्धि करके कुछ सहसंयोजक बंध को तोड़ दिया जाए तो टूटने के पश्चात मुक्त इलेक्ट्रॉन की चालकता उत्पन्न करने का मुख्य कारण बन जाते हैं, राइट। इसी ताप के प्रभाव से उत्पन्न चालकता या नेज अर्धचालकता कहलाती है। इस ताप के प्रभाव के कारण उत्पन्न चालकता को हम क्या कहते हैं? नेज या शुद्ध अर्धचालकता कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए सिलिकॉन, जर्मेनियम। नेज अर्धचालकों में आवेश वाहक यानी कि जो प्लस के छिद्र होते हैं एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। अब बात आप समझ ही गए होंगे कि क्यों आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कहीं से, जैसे सपोज दैट अगर ये कोई बॉन्ड टूट रहा है, अगर आपका किसी भी सिलिकॉन या फिर आपके जर्मेनियम का मध्य का बॉन्ड टूटेगा तो एक के पास इलेक्ट्रॉन गए तो उसके पास नेगेटिव चिन्ह और जिसने दिए उसके पास प्लस। तो जाहिर सी बात है ये प्लस और माइनस बराबर ही होंगे। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन हमेशा प्लस की ओर गति करते हैं क्योंकि इसका प्लस जो साइन है वो इसका माइनस साइन है। तो इलेक्ट्रॉन ही हमेशा प्लस से, क्योंकि आपको पता है धारा के दिशा के विपरीत इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ये बात आपने 11th क्लास के रिडक्स वाले चैप्टर सेल में समझी थी, और हो सकता है आई थिंक पहले भी आपने कभी 10th क्लास में ही समझ ली हो, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। तो शुद्ध अर्धचालक और नेज अर्धचालकों का क्या मतलब होता है ये आपके समझ में आ गया। अब बात करते हैं पर अशुद्ध अर्धचालक, या हम इनको डोपिंग भी कह सकते हैं। ये क्या चीज़ होती है? ध्यान देना, अशुद्ध अर्धचालकों का मतलब है कि शुद्ध अर्धचालकों में कुछ इम्प्योरिटीज़ मिला दी जाए, कुछ अशुद्धियाँ मिला दी जाए जिससे उनकी चालकता में वृद्धि हो जाए। ऐसा भी होता है, हाँ बिल्कुल होता है। देखो ध्यान देना, नाउ दिस विल बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से 1 नंबर का, या मतलब बनते तो 1 नंबर के ही हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी चांसेज है। और ये वैसे भी टॉपिक मतलब थोड़ा सा आगे भी क्लासों में आता है और कंपटीशन में भी आता है, फिजिक्स में भी है आपके टॉपिक। नाउ दिस विल बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो शुद्ध अर्धचालक में जब अशुद्धियाँ मिलाकर या अशुद्धियाँ मिला दें या इसकी चालकता बढ़ जाती है, अशुद्धियाँ मिलाकर इसकी चालकता में क्या की जा सकती है? वृद्धि की जा सकती है। इस प्रक्रम को ही क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। डोपिंग करना, डोपिंग, ठीक है। डोपिंग का मतलब है शुद्ध चीज़ में अशुद्धि मिला देना, उसको अपन डोपिंग कहते हैं। इसके लिए भी होती है और कई चीज़ों के लिए भी होती है। तथा सिलिकॉन व जर्मेनियम की आवर्त सारणी के समीपस्थ तत्वों भी अप्रत्यक्ष रूप से चालकता बढ़ाई जाती है। अभी देखो बात आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि आपका 14 वर्ग है, अब 14 वर्ग में तो आपका कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि हैं। 15 में कौन आ गया? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। अगर मैं 13 की बात करूं तो 13 में आपको पता है बोरॉन, एल्युमिनियम, फिर आता है जर्मेनियम, ठीक है। तो इस टाइप से आपका क्या आता जाएगा, ये चीज़ें यहाँ पे शो होती रहती। गैलियम होता है, ये क्या होता है? ये गैलियम होता है। जर्मेनियम तो पड़ोसी आएगा। तो ये चीज़ें क्या है आपके पास? ये पड़ोसी देश है। लेकिन अब चक्कर क्या पड़ जाता है कभी कभार, जैसे इसकी संयोजकता 4 है, ठीक है, इसकी 3 है, इन दोनों को आपस में मिलाएं। क्या करें? इन दोनों को आपस में मिलाएं या इन दोनों को आपस में मिलाएं तो कुछ फर्क उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि इसकी संयोजकता तो 4 है, इसकी 3 है। अब एक बंद नहीं रहेगा,
एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा। ऐसे इन दोनों को मिला दिया जाए तो इसकी संयोजकता 4 है और इसकी संयोजकता क्या है 5 है, तो फिर से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा मुक्त हो जाएगा। इट मीन्स अपने सिस्टम में, अपने क्रिस्टल तंत्र में, अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे। तो बिना ताप बढ़ाए ही इनकी मतलब चालकताएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे अशुद्धि मिला दी है। हम प्रॉपर सिलिकॉन या यहाँ पे जर्मेनियम नहीं ले रहे हैं, इनकी चालकता में हम वृद्धि कर रहे हैं। किस कारण? अशुद्धियों के कारण, यानी कि डोपिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डोपिंग कर रहे हैं। तो देखो क्या होगा, ये आपकी ये अशुद्धियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक होती है इलेक्ट्रॉन दाता अशुद्धि, जिसको हम एन टाइप कहते हैं। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन दाता अशुद्धि, यानी कि इलेक्ट्रॉन देना। अब देगा कौन? देना। इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ऋणात्मक, इसलिए हमने लिया नेगेटिव एन टाइप। और यहाँ पे होगा अपने पास पॉजिटिव साइन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्राही है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करेगा? पॉजिटिव, इसलिए इसको हमने पी प्रकार बोल दिया। ऐसे नॉर्मली वे में इनको बना दिया है ना, ताकि याद हो जाए आपके। अब एक्चुअल में ये सिस्टम क्या है? एन और पी टाइप का क्या मतलब हो गया? इलेक्ट्रॉन दाता शुद्धि का क्या मतलब हो गया? और इलेक्ट्रॉन ग्रह शुद्धि का क्या मतलब हो गया? देखो मैंने अभी आपको याद दिलाया कि जो 14वें वर्ग के समीप कौन कौन है? 13वां वर्ग है। और इधर कौन सा है? 15वां वर्ग है। अगर इन दोनों प्रकार की एक साथ नहीं, अलग अलग भी मिला सकते हैं, फिर इनका संधि डायोड भी बना देंगे। लेकिन 14वें वर्ग में 15वें वर्ग के तत्वों को मिला दें, या 14वें वर्ग में 13वें वर्ग के तत्वों को मिला दें, तो हमारे पास जो सिस्टम हो किस प्रकार से आएगा? सपोज दैट अगर मैं इलेक्ट्रॉन दाता यानी कि धनी अशुद्धि मिला दूं, इलेक्ट्रॉन दाता अगर मैं धनी अशुद्धि मिला दूं, ठीक है, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन दाता। अब इलेक्ट्रॉन दाता धनी अशुद्धि मिलाने का मतलब है कि द्रवित सिलिकॉन है, मतलब प्योर सिलिकॉन है, उसके अंदर में फॉस्फोरस। अब देखो सिलिकॉन के इस बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, फॉस्फोरस के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर फॉस्फोरस की अशुद्धि मिलाकर ठंडा करने पर ठोस सिलिकॉन की संरचना में कुछ स्थानों में फॉस्फोरस के अणु आ जाते हैं, जैसे हम मिश्र धातुओं में करते हैं। मिश्र धातु में क्या करते हैं? लगभग बराबर आकार की धातुओं को एक साथ गर्म किया जाता है और गर्म करके ठंडा किया जाता है, फिर कुछ स्थानों में एक दूसरे के कण समा जाते हैं या रह जाते हैं। ऐसा यहाँ पे हो रहा है। और फॉस्फोरस का 5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम ये कह सकते हैं 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के साथ बंध बना लेंगे, लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएगा? मुक्त रूप से रह जाता है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही चालकता उत्पन्न होती है। अब आपको पता है चालकता का कारण ही तो मुक्त फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार जर्मेनियम में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जर्मेनियम में आर्सेनिक की अशुद्धि भी मिलाकर चालकता को बढ़ाई जा सकती है। यानी कि जर्मेनियम की भी चालकता कितनी है? संयोजकता कितनी है? 4, और आर्सेनिक की संयोजकता भी कितनी है? 5। तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा और ये भी चालकता उत्पन्न करेगा। अब आप इसका डायग्राम देख सकते हो। देखो यहाँ पे एक सिलिकॉन का महाकुंभ था। क्या था? यहाँ पे सिलिकॉन था। सिलिकॉन, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बना रखा है कि ये सिलिकॉन है, उस सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन अन्य के साथ जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से मैं कुछ यहाँ पे एंगल बना रहा हूँ। फिर जहाँ मैंने एक जगह फॉस्फोरस भी बनाया, यहाँ पे क्या किया है मैंने? देखो इस वाले स्ट्रक्चर को देखो, मैंने एक जगह क्या बनाया? फॉस्फोरस। और ये क्या लिया है? सिलिकॉन। तो फॉस्फोरस के साथ आप संबंध जानते हो कि फॉस्फोरस के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोले 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या रह गया? यहाँ पे मुक्त रह गया। अब एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रह गया तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही चालकता उत्पन्न होती है। ये बात भी हम बचपन से जानते आए हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में बताना क्या था अपने को कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेश कण है। मुक्त इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? एक ऋणावेश कण है। इसलिए ऋणावेश को हम इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव, इसलिए इसको एन प्रकार के चालक भी कहते थे। देखो यहाँ पे ये जो महाकुंभ था, इसके अंदर आपको सिलिकॉन आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब चतुर्संयोजी हैं। किसी भी सिलिकॉन को उठा के देख लो, चतुर्संयोजी हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सिलिकॉन, द्रवित सिलिकॉन में हमने किया क्या था? फॉस्फोरस का कुछ पार्ट डाल दिया और उसको ठंडा किया, तो सिलिकॉन के कुछ स्थान पे फॉस्फोरस के कण समा गए। जैसे कि यहाँ पे एक फॉस्फोरस का कण समा गया, लेकिन समाते ही हम जानते हैं कि फॉस्फोरस के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के साथ कनेक्टेड हो गए। बट एक इलेक्ट्रॉन, ये देखो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही चालकता का कारण बनता है, इसलिए इनको अपन एन प्रकार के अर्धचालक का नाम भी दिया जाता है। अब देखो एक्चुअल में है क्या? ये अशुद्धि तो है, तो अशुद्धि मिलाए हमने, अर्धचालकों में अशुद्धि मिला दिए। तो एक तो अशुद्धि ये है कि हम जैसे कि इनके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक तो हमने 5वें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि की है। इट मीन्स इनमें 14वें वर्ग में हमने 15वां वर्ग मिला दिया। अब अगर अपन 13वें वर्ग की अशुद्धि मिला दें
तो भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। वो फर्क आपके सामने होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन ग्राही या न्यून अर्धचालक, इनको क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही या न्यून अर्धचालक। जैसे कि अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अगर अपन न्यून अर्धचालक ले रहे हैं, ग्राही ले रहे हैं, अब देखो ग्रहण कौन करेगा, जिनके पास कमी हो। और कमी किनके पास हो सकती है, जिनका अष्टक पूरा नहीं हो। इट मीन्स हम 14वें वर्ग की बात नहीं कर रहे। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं 14वें वर्ग में मैं क्या करना चाहता हूँ, 13वें वर्ग की अशुद्धि मिलाना चाहता हूँ। क्योंकि 13वें वर्ग में तो बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। 13वें वर्ग के बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, जैसे कि आपको पता है, मैं अगर जो जर्मेनियम का महाकुंभ है, जर्मेनियम की एक सीट है, जर्मेनियम के बाह्यतम कोष में तो आपको पता है ही कि इसके बाह्यतम कोष में तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, ये बात आपको पता ही है। लेकिन जैसे जर्मेनियम आपस में 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ बॉन्डेड हैं, इसमें तो किसी को शक ही नहीं है। लेकिन मैं इसमें 13वें वर्ग की अशुद्धि मिला दूँ, इट मीन्स इंडियन मिला दिया। अब इंडियन जो है, इंडियन जी इसके बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब एक्चुअल में क्या करता है, जैसे इसके इंडियम के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये फंस कहाँ रहा है बेचारा, फंस रहा है चतुस्संयोजी के बीच में। तो अगर ये 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, ये 3 ही बॉन्ड बनाता है, आ रही बात समझ में, तो फिर भी किसी ना किसी सिलिकॉन के पास 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर ये ले लेता है तो फिर दूसरे सिलिकॉन के पास रह जाएगा, दूसरा उसके पास ले लेता है, मतलब कि यहाँ पर भी वही प्लस माइनस आवेश उत्पन्न हो गया। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन का गमन प्रारंभ हो गया। तो यहाँ पर भी सिस्टम तो क्या हो गया, ये क्या है, अब यहाँ इसके कारण कौन सा छिद्र उत्पन्न हो रहा है, इसके कारण सिस्टम में उत्पन्न हो गया छिद्र, हो गया पॉजिटिव। क्योंकि सिलिकॉन का ये इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पे ये आपका जो इंडियन है, यही 4 संयोजकता प्रदर्शित कर लेगा, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन उत्पन्न करेगा। क्योंकि अब की बार इलेक्ट्रॉन की कमी है, पिछली बार इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, 4 से 1 ज़्यादा था, अब की बार 4 से 1 कम है। तो अब साइन किसका आएगा, पॉजिटिव। और इसी धनात्मक चिन्ह के कारण हम इसको पी प्रकार का अर्धचालक भी कहते हैं। इट मीन्स पी अर्धचालक भी इसको कहा जाता है, न्यून अर्धचालक या पी अर्धचालक भी कह सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन ग्राही अर्धचालक भी कह सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला, राइट। तो ये डायग्राम भी आपको बनाना है, पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो डायग्राम भी पूछ ले जाता है। पी प्रकार के अर्धचालकों का चित्र बनाओ या एन प्रकार के अर्धचालकों का चित्र बनाओ। सो नाउ दिस विल बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एन और पी अर्धचालक। यदि जर्मेनियम परमाणु को ग्राही परमाणु के साथ डॉपिंग करा दिया जाए तो ठोस जर्मेनियम की संरचना में कुछ स्थानों पर इंडियन के परमाणु आ जाते हैं, जिसकी की तुलना में इंडियन के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम होने से इंडियन पर एक धनात्मक छिद्र उत्पन्न हो जाता है। और इस धनात्मक छिद्रों को भरने के लिए समीप के एक परमाणु में इंडियम के इलेक्ट्रॉन आता है तथा पास में एक नया छिद्र उत्पन्न हो जाता है, और ये धनात्मक छिद्र क्रिस्टल में गति करते हुए विद्युत धारा का चालन कर देता है। P इक्वल पॉजिटिव होल, अर्थात इसे पी प्रकार का अर्धचालक भी कहते हैं। नाउ दिस विल बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं अर्धचालकों के अनुप्रयोग की। किसकी बात करेंगे, अर्धचालकों के अनुप्रयोग। अब हमने अर्धचालक पढ़ लिए। अर्धचालक हमने 2 प्रकार से पढ़े, एक तो शुद्ध अर्धचालक जिनको नेज अर्धचालक भी कहा है, और एक पढ़ा अपने अशुद्ध अर्धचालक या जिनको डॉपिंग अर्धचालक भी कहते हैं। और डॉपिंग हमने 2 प्रकार से करा दी। आगे बात समझ में, जिनको हम एन व पी प्रकार के अर्धचालकों के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है अर्धचालकों के उपयोग की। नाउ दिस विल बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर से अर्धचालकों का उपयोग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब हम सबसे पहले एन व पी प्रकार के अर्धचालकों को संयुक्त करके एन पी संधि बना लेते हैं, यानी कि एक एन प्रकार का और एक पी प्रकार का, दोनों को जोड़ लेते हैं और संधि मतलब जॉइंट डायोड बना लेते हैं, जिसको एन पी जंक्शन भी कहते हैं। और उपयोग एकांतर धारा में, इसका उपयोग किस में किया जाता है, एकांतर धारा अल्टरनेट धारा को दिष्ट धारा डायरेक्ट धारा में परिवर्तन करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये आप प्रैक्टिकल भी आपके फिजिक्स में। और फिर बात कर लेते हैं एन पी एन या पी एन पी, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, एन को पी से, पी को एन से, या फिर पी को एन से और एन को पी से, ये भी बना सकते हैं। प्रकार के अर्धचालकों का संयोजन कर ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं। ट्रांजिस्टर बनाने में इन संधियों का प्रयोग किया जाता है। सौर सेल एक उच्च क्षमता के डायोड है। सौर सेल जो अपन आज के ज़माने में सौर सेल का बहुत ज़्यादा महत्व है। सौर का, सौर वो वाला शोर नहीं जो आप करते हो। सौर सेल होता है मतलब जो प्रकाश, सनलाइट, सूर्य से ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं, सौर मंडल से ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं, सौर सेल है ना। तो उच्चतम डायोड का
उच्च क्षमता के डायोड हैं जिन्हें फोटो डायोड कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? फोटो डायोड, क्योंकि ये फोटो मतलब एक क्या मिल रही है? फोटोन एनर्जी। और ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। क्या कर लेते हैं? ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। और फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, गैलियम आर्सेनिक के अर्धचालक, गैलियम आर्सेनिक के अर्धचालक संकेतों को पहचानने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? संकेतों को पहचानने का काम करते हैं। आगे बात समझ में। गैलियम और आर्सेनिक के अर्धचालक, गैलियम और आर्सेनिक के अर्धचालक किसका काम करेंगे? संकेतों को पहचानने का काम करेंगे। नाउ दिस विल बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हमारे पास कल के लिए एक टॉपिक और बच रहा है। अगर मैं ठोसों में चुंबकीय गुण अगर आज करा दूं तो चैप्टर बड़ा हो जाएगा, और शायद अगर मैं कल करा दूं आराम से, कल आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप साथ में डिस्कस कर सकते हो। तो अपन इसको कल भी कर सकते हैं। तो इसको अपन आज फाई नहीं मारेंगे, इसको करेंगे कल। ठीक है, थैंक यू सो मच। कल अपन करेंगे, क्या करने वाले हैं? ठोसों में चुंबकीय गुणों के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ठोसों का तो चुंबकीय गुण भी ठोसों में देते हैं। वैसे हमने ठोसों में चुंबकीय गुण के बारे में किस चैप्टर में अध्ययन किया था? डी एंड एफ ब्लॉक में अध्ययन किया था। वही अध्ययन यहाँ पर है, सेम टू सेम, डोंट वरी, थैंक यू सो मच।